हेलो बच्चों, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का आज फर्स्ट क्लास है। तो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, ये इलेक्ट्रिक चार्ज और इसके दूसरे जो प्रॉपर्टीज है इसका स्टडी होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई चार्ज मूव नहीं करेगा। चार्ज एज ए बल्क, ये चार्ज होगा और ये बल्क मूव कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट का मतलब है कि जिस चार्ज के इन्फ्लुएंस की हम बात करेंगे उसको रेस्ट में रखने का सेंस है यहाँ पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज मोशन नहीं करता। लेकिन चार्ज किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में अगर मोशन करता है तो जो इन्फ्लुएंस है, यानी कि चार्ज के चारों ओर एक्चुअली एक फील्ड होता है जिसको बोलते हैं चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो हम मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट रेस्ट, जो उस चार्ज ने क्रिएट किया है और उस चार्ज के क्रिएट किए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल मोशन कर सकता है। अब सबसे पहले हमें समझना है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन तो है नहीं। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है तो ये प्रॉपर्टी है उसका टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से हमें जो सेंस मिलता है वो दो तरह का सेंस मिल सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज से। पहले तो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर है तो इसका सिंबल जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंबल लेते हैं Q या फिर कैपिटल Q। और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब C। एंड चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से जनरली हम दो तरह का आइडिया ले सकते हैं चार्ज के बारे में, कि इलेक्ट्रिक चार्ज से दो मतलब निकल सकता है। पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज से एक मतलब निकल सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं जिन पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज से मतलब निकल सकता है वो है ए चार्ज्ड बॉडी, ए चार्ज्ड बॉडी। तो दो ही मतलब है, या तो एक चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज का दो मतलब हो सकता है, या तो एक चार्ज पार्टिकल हम बोले, या फिर एक बॉडी है जो चार्ज्ड है। और जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल। चार्ज होता है 2 +2 ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि +2e।
अब हम लोग पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज क्या है और इसका क्या मतलब है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चार्ज बॉडी का क्या मतलब है। तो जैसे कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, चाहे वो कंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो, हम उसको चार्ज ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन उसमें जाएंगे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी मैटर है तो वो मॉलिक्यूल से बना होता है, और मॉलिक्यूल से बना होता है एटम्स से। और एटम में 3 तरह का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इट इज फाउंड कि इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यूनिट तो चार्ज का कूलम्ब होता है। प्रोटॉन पे भी एग्जिस्ट करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एंड न्यूट्रॉन है तो इस पर देखते हैं कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। अब जितना मैग्नीट्यूड चार्ज का इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही प्रोटॉन पे है, और ये एग्जिस्ट करता है। और ये जो चार्ज अमाउंट है ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा चार्ज अमाउंट है। इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो इनका मास भी कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का भी मास होता है अप्रॉक्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6, स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन। मतलब एक्चुअली न्यूट्रॉन इज कॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन के मास में एक इलेक्ट्रॉन के मास को अगर हम ऐड कर दें तो वो बन जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनका मास तो काफ़ी कम है। इसमें इलेक्ट्रॉन का मास देखें और प्रोटॉन का मास देखें तो अराउंड 1800 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम मिलाएंगे तो उसका मास एक प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा। इसका पावर है 10⁻⁻27, इसका पावर है 10⁻⁻31 kg। तो ये तो मास की बात है, छोड़िए इसको। अब आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे भी जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। और दिस चार्ज अमाउंट, ये जो चार्ज अमाउंट है ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। तो देखा गया कि जनरली कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज तो नहीं होता। ये है मेरे हाथ में है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, एटम में, ये मॉलिक्यूल में। तो किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो जनरली कोई सब्सटेंस जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है जनरली, न्यूट्रल होता है। तो अगर हमें एक तो हो गया चार्ज का मतलब ए चार्ज पार्टिकल, तो ये बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो नेचर में ऑलरेडी चार्ज एग्जिस्ट करता है इन पर। दूसरा है एक चार्ज बॉडी की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट जनरली न्यूट्रल होता है, बिकॉज एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल है तो इससे ये आइडिया मिला कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूलिफाई करते होंगे तभी तो एटम न्यूट्रल है। तब इसके चार्ज को नेगेटिव लिया गया क्योंकि इक्वल माइनस और इक्वल प्लस का नेट इफेक्ट तो न्यूट्रल हो जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज को नेगेटिव लिया गया और प्रोटॉन वाले चार्ज को
पॉजिटिव लिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन। तो इलेक्ट्रॉन जितना होगा किसी भी एटम में, जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, एंड हेंस एटम इज न्यूट्रल, एंड हेंस मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, एंड हेंस द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। और ये जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट चार्ज का, इसको ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई, और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। स्मॉल ई एक सिंबल है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, -e। स्मॉल ई इज जस्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू, प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा +e, प्लस है ये है इतना माइनस, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ई से डिनोट होता है कितना कूलम्ब, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -e से, प्रोटॉन के चार्ज को +e से डिनोट करेंगे। E, small e only, is not electron. Small e is the charge that exists on electron, that the charge that exists on a proton. तो किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। एटम न्यूट्रल एंड हेंस सब्सटेंस इज, ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया बेसिक पॉइंट्स। अब इसमें आता है आगे कि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो चार्ज कैसे बनेगा। तो फिर डिस्कस करते हैं चार्जिंग का तरीका। कंडक्टर होते हैं, हमें पता है। दूसरा तरह का सब्सटेंस होता है इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में भी कई तरह के होते हैं। तो कुछ इंसुलेटर ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम होगा लेकिन हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी वेरी लेस। और सेमीकंडक्टर है जिसमें कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट इसका कैरेक्टर होता है। टेम्परेचर बहुत कम है तो सेमीकंडक्टर इज इंसुलेटर। टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर पर तो सेपरेट चैप्टर है 12th में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। अब जो कंडक्टर के सेंस में हम बात करेंगे तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इंसुलेटर में नहीं होता। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है ये चार्ज से रिलेटेड, कि अगर हम कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो उसके अंदर, कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्ज मोशन कर सकता है। और इंसुलेटर को अगर चार्ज करेंगे, हम इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं, उसके अंदर चार्ज जहाँ पे होगा क्रिएट वहीं पे होगा, वो मूव बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज का इफेक्ट उसके सरफेस पे फेल्ट होता है। और इंसुलेटर में नो मूवमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज हम इंसुलेटर को बना सकते हैं लेकिन इंसुलेटर में चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं होता। तो आउटर सरफेस पे चार्ज का डिसाइड करने का प्रॉपर्टी किसके लिए है, कंडक्टर के लिए है। अगर कंडक्टर को हम चार्ज करेंगे तो चार्ज अपने आप को एडजस्ट करता है और वो उसका सारा इफेक्ट उसके आउटर सरफेस पे फेल्ट होता है। इंसुलेटर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसुलेटर में जिस जगह पे हम चार्ज क्रिएट करेंगे चार्ज वहीं पे इंटैक्ट, कोई मोशन वो नहीं कर सकता विद इन द बॉडी ऑफ द नॉन कंडक्टिंग बॉडी। इंसुलेटर को नॉन कंडक्टिंग भी बोलते हैं, और कंडक्टर है तो ये इसको कंडक्टिंग भी बोल देंगे, कंडक्टिंग। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि कंडक्टिंग है या कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज मूव करेगा। इंसुलेटर है उसमें चार्ज क्रिएट तो कर सकते हैं। इंसुलेटर बॉडी को, जैसे ग्लास है, रबर है,
या कोई और भी चीज़ है जो इंसुलेटर है, हम उसको चार्ज ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं हाउ टू मेक ए बॉडी चार्ज। बॉडी में चार्ज तो होता है, लेकिन सारा चार्ज का इफेक्ट न्यूट्रलाइज रहता है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो पहला जो तरीका है चार्ज करने का वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ऑन ड्यू टू रबिंग। जब दो सब्सटेंस को रब करते हैं तो ये जो है ये है इजली फॉर इंसुलेटर्स, नॉट इजली फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए हम ये तरीका नहीं यूज करते चार्ज करने का, क्योंकि जब चार्ज क्रिएट हो जाता है कंडक्टर्स पे इस तरीके से तो क्योंकि कंडक्टर है तो चार्ज वहाँ से मूव करने की उसमें टेंडेंसी होगी, क्योंकि वो पहले कंडक्टर के अंदर में एक्सेस चार्ज होगा, वो मूव करेगा और फिर वो कोई ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, अर्थ पे है या फिर हमने हाथ में पकड़ रखा है और हमने चार्ज किया, तो चार्ज हमारे हाथ से होता हुआ हमारे बॉडी में जा सकता है, अर्थ में जा सकता है। अगर उसको मतलब है कि चार्ज क्रिएट तो होगा लेकिन वो इंस्टेंटली वहाँ से एस्केप कर सकता है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज बेस्ट सुटेबल फॉर इंसुलेटर्स। किसके लिए बेस्ट सुटेबल है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन फॉर इंसुलेटर्स। अब यहाँ पे क्या है मेथड चार्ज करने का? जैसे मान लेते हैं ए एक ऑब्जेक्ट है और ये बी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के अंदर में चार्ज है क्योंकि दोनों में प्रोटॉन्स हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों का नंबर इक्वल है, तो नेट चार्ज दोनों का 0 है, इसलिए ए और बी जो है वो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम ए और बी को रब करते हैं, तो ए को रब किया बी के साथ, ए और बी को क्या कर रहे हैं? रबिंग। तो हो सकता है कि चार्ज 9 बने, हो सकता है कि चार्ज हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दो इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स को अगर आप रब करते हैं तो वो चार्ज ऑब्जेक्ट बन ही जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ए और बी को जब हमने रब किया तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए और बी में रबिंग होने से होता क्या है असल में? तो ए और बी को जब रब कर रहे हैं तो एक्चुअली हो सकता है कि ए का इलेक्ट्रॉन बी में चला जाए, क्योंकि जब रब करते हैं तो हम फ्रिक्शन लगाते हैं, फ्रिक्शन होता है वहाँ पे, हीट डेवलप करता है, हीट एनर्जी। तो जो रबिंग सेगमेंट वाला एटम है ए और बी का, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हीट एनर्जी मिल सकता है फ्रिक्शन के कारण, और वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हो सकता है कि ए का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बी में चला जाए, या हो सकता है कि बी के एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ए में चला जाए। हो सकता है कि इनके बीच कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि सपोज कि ए का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो था ए के एटम का, वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड था और ड्यू टू फ्रिक्शन उसको हीट एनर्जी मिला और वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ करके ए से किस में चला गया? बी में चला गया। तो मान लेते हैं कि रबिंग करने से ए से बी में 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। हो सकता है बी से इलेक्ट्रॉन में भी जा सकता था, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र न हो, रबिंग हम करते रह जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि ए से बी में इलेक्ट्रॉन चला गया, रब किया, फ्रिक्शन हुआ,
हीट डेवलप किया, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड था ए का, ए के एटम का, जिस सेगमेंट में हम रबिंग कर रहे हैं ए के एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली बी के कंपैरिजन में ज़्यादा लूजली बाउंड था, और इसलिए वो हो सकता है एनर्जी गेन करके ए से कहाँ चला जाए, बी में चला जाए हीट एनर्जी गेन करके। तो पहले तो ए पे चार्ज 0 था, ए वाज न्यूट्रल, चार्ज 0 मतलब न्यूट्रल, चार्ज इसके अंदर है था लेकिन नेट इफेक्ट 0 था, बी भी न्यूट्रल था। अब बी में 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो इसमें क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी में, और ए में क्या हो गया, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो ये बात नोटिस करना है कि मास जो है, मास स्लाइटली इंक्रीज कर गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 10 आ गया है एक्स्ट्रा। पहले इसके अंदर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, मिलियंस ऑफ एटम्स थे, तो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और उतने ही प्रोटॉन्स थे, नेट इफेक्ट 0 था चार्ज का। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसका मास 10 इलेक्ट्रॉन का मास तो ऐड हो गया ना बी के साथ, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है उसका मास स्लाइटली इंक्रीजेज। ए का मास क्या हो गया, स्लाइटली, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है, स्लाइटली मास स्लाइटली डिक्रीजेज। ये तो एक बात हुआ। अब जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गया तो अब इसमें ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। पहले तो जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ए में 10 इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में, तो इसमें इसका मतलब है ए में 10 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो 10 प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब हम ए और बी को सेपरेट करके छोड़ देंगे, तो ए विल बी परमानेंटली पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बी विल बी परमानेंटली नेगेटिवली चार्ज्ड। और मोस्टली ये इंसुलेटर के लिए सूटेबल है, तो हम इसको कहीं पे रख भी देंगे तो चार्ज इसी पे रहेगा। कंडक्टर होता तो इससे चार्ज लीक करके कहीं जा सकता था, तो इसलिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज बेस्ट सूटेबल फॉर इंसुलेटर। यहाँ तक कि अगर हम इसको अर्थ कर देते हैं तब भी ये पॉजिटिवली चार्ज ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज का मूवमेंट होगा ही नहीं। अगर ये कंडक्टर होता तो फिर ये न्यूलीफाई हो जाता अर्थ करने पर, और ये भी क्या हो जाता, न्यूलीफाई हो जाता। तो दिस मेथड इज बेस्ट सूटेबल फॉर इंसुलेटर्स। अब हम लोग बात करते हैं कि जब 10 इलेक्ट्रॉन बी में आ गया तो चार्ज का सिंबल क्यू, बी, मतलब चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -10e। ए की बात करेंगे तो ए में 10 इलेक्ट्रॉन कम गया तो 10 प्रोटॉन का चार्ज उस पर इफेक्टेड हो जाएगा और चार्ज हो जाएगा +10e। 1 प्रोटॉन पे चार्ज +e, तो 10 प्रोटॉन पे चार्ज +10e। तो क्या कंक्लूजन निकला, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिवली हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इक्वल अमाउंट से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है।
तो ये हो गया QB और ये हो गया QA। अभी इससे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स हैं चार्ज के। जब इस तरह से हम चार्ज क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है, उसको अभी थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सुटेबल फॉर इंसुलेटर्स। बिफोर चार्जिंग, चार्ज ऑन A 0, चार्ज ऑन B 0। आफ्टर चार्जिंग देखते हैं तो QA प्लस QB प्लस 10E प्लस माइनस 10E स्टिल क्या है? 0 है। तो यहाँ पर जस्ट चार्ज का क्या हुआ है? ट्रांसफ़र हुआ है। हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके ऑब्जेक्ट को चार्ज बनाया है, हमने चार्ज को न तो क्रिएट किया है। तो इससे आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस टॉपिक से हम दो टॉपिक आगे अभी डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये एक तरीका था चार्ज करने का। दूसरा तरीका है जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट चार्ज करने का एक तरीका है। अब यहाँ ये देखेंगे कि ये जो तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये इंसुलेटर के लिए सूटेबल है या कंडक्टर के लिए। तो पहले मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे है और ये ऑब्जेक्ट को हमने एक रखा हुआ है एक स्टैंड पे, और ये जो स्टैंड है ये इंसुलेटर का है बना हुआ, इंसुलेटिंग स्टैंड, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड है ये। अब इसके नियर अबाउट हम मान लेते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट रॉड लाते हैं कुछ। कैसा है ये? नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है तो इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम सब कुछ है। इंसुलेटर भी चार्ज बनता है, चार्ज किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इंसुलेटर है तो चार्ज जहाँ होंगे अपना वो उस तरह से होंगे, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। तो दिस मेथड में यहाँ कुछ नहीं होगा। हाँ, इंसुलेटर है तो उसका जो है मॉलिक्यूल में इस तरफ थोड़ा सा प्लस का इफेक्ट आ जाएगा अट्रैक्शन के कारण और माइनस के कारण, लेकिन ओवरऑल ये बॉडी जो है ये चार्ज बॉडी नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये बॉडी क्या है? एक कंडक्टर है। दिस इज सपोज दिस इज ए कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर शेप कुछ भी हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, किसी भी इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है कंडक्टर का। तो जब ये एक कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, तब यहाँ पे इंडक्शन का इफेक्ट आएगा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट में सूटेबल फॉर कंडक्टर्स। और ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि टू काइंड्स ऑफ चार्ज होते हैं, टू काइंड्स ऑफ चार्ज होते हैं, सबको पता है। लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। अब इस पर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। एवरीवन नोज like charges repel and unlike charges attract। टू काइंड्स ऑफ चार्ज होते हैं। इसका लंबा चौड़ा कहानी है अराउंड
1,500 साल से आ रहा है कहानी, सबको पता है ये बात। तो लाइक चार्ज अट्रैक्ट एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेज रिपेल। तो क्योंकि इस कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जब इसके पास आएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से रिपेल होंगे, और रिपेल हो करके वो जिससे दूर जाना चाहेंगे तो जो फारदेस्ट इंड सेगमेंट है उस तरफ वो जमा होंगे ऐसे। लेकिन इसके अंदर का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ पे आकर के जमा हो जाएंगे। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन का ये सेगमेंट है ये बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन को फिर रिपेल भी करने लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा इंडक्शन में कि इसका सारा माइनस इस फ्री इलेक्ट्रॉन इस इंड पे ही आ जाएगा। शुरू में आएगा, कुछ एक्यूमुलेट होगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का ये सेगमेंट है ये इसके बाकी इलेक्ट्रॉन को फिर रिपेल भी करना शुरू कर देगा। तो एक सर्टेन ये तक एडजस्टमेंट ये होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर वाले इंड पे होगा। और क्योंकि ये पहले जो था ये पॉजिटिव चार्ज भी था ना इसके अंदर, मतलब इफेक्ट प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन था, इक्वल था, फिर इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गए अब, और ये बॉडी पहले न्यूट्रल बॉडी था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इस सेगमेंट में शिफ्ट कर जाएंगे तो इस वाले फेस पे पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ये नहीं समझेंगे कि ये प्रोटॉन है, ये एक्चुअली इस शिफ्टिंग का इफेक्ट है। इसके अंदर का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन इस माइनस से रिपल्सन में इस तरफ शिफ्ट हो गया, सारा नहीं, सारा बता दिया हूँ, सारा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया उसके बाद वो बाकी इलेक्ट्रॉन को भगाने लगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है अपना रैंडमली अपना वो है, और इस माइनस के इफेक्ट के कारण यहाँ पर पॉजिटिव आयंस कह सकते हैं इसको आप। ये जो चार्ज है ये प्रोटॉन्स नहीं है, प्रोटॉन्स तो एटम के कोर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ये एक पॉजिटिव का इफेक्ट आ गया यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, एज इट इज रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अगर इस कंडक्टर को थोड़ा और पास लाएंगे तो थोड़ा सा और चार्ज यहाँ प्लस बढ़ जाएगा और यहाँ माइनस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये पॉजिटिव आयंस का इफेक्ट है यहाँ पे। और जैसे ही इस कंडक्टर को हटाएंगे यहाँ से फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। एक्चुअली अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन ये सेगमेंट जो है इस सेगमेंट पे पॉजिटिव का इफेक्ट हो गया है और इस सेगमेंट पे नेगेटिव का इफेक्ट हो गया है। अगर हम इस पूरे कंडक्टर की बात करें और ये प्रेजेंट है तो अभी भी ये न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कोई ट्रांसफ़र वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि जब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो फिर ये चार्ज डिसअपियर हो जाते हैं, जो इस इंड पे और इस इंड पे जमा हुए थे वो फिर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब इस पर कोई नेट पॉजिटिव और कोई नेट नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट किया जाए? तो ठीक है, ये हमने ऐसे कर रखा है और फिर इसको ले आते हैं, तो फिर इस तरह से माइनस और इस तरह से प्लस हो यहाँ पे आएगा। और अब हम इसको इंसुलेटिंग स्टैंड से हटा देते हैं। ये ध्यान रखना है, ये कंडक्टर होगा, ये इंसुलेटर नहीं होगा। और अब हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। अब हमने इसको अर्थेड कर दिया, ग्राउंडिंग भी बोलते हैं इसको, ग्राउंडेड। तो अर्थ करने पर, अर्थ से कनेक्ट कर जब आप किसी कंडक्टर को कर देते हैं तो अर्थ तो चार्ज का खजाना है। अब ये जो अर्थ है इससे ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी ये सेगमेंट जो था इसको रिपेल कर रहा था। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर रास्ता मिलेगा यहाँ
ऐसे अगर इसको रास्ता मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर चला जाएगा और ये बॉडी जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव नहीं जाएगा क्योंकि वो ये माइनस जो है उसको रोके रखा होगा, अट्रैक्ट कर रखा है ना, ये माइनस इस प्लस को क्या कर रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है। तो अर्थिंग करने पर फिर वो बन जाएगा परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन इज सुटेबल फॉर कंडक्टर्स। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है और उसको मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, कैसा भी शेप हो, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसको हम अर्थिंग कर देते हैं इसका, तो अर्थ में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो जब अगर ये कंडक्टर है तो अगर और ये पॉजिटिवली चार्ज है और कुछ और चीज़ नहीं है जो इसको रोक सके, अलोन है ये, और इसको हमने अर्थिंग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से आकर के इसको न्यूलिफाई कर देगा और ये ऑब्जेक्ट अब क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा जब हमने इसको अर्थिंग कर दिया, अर्थ कर से कनेक्ट कर दिया। तो सिमिलरली ये अगर नेगेटिव होता और ये अलोन होता और हम इसको इस तरह से अर्थ से कनेक्ट कर देते तो ये सारा इलेक्ट्रॉन भाग जाता अर्थ में। करंट हम कुछ इस सेगमेंट में कुछ समय के लिए करंट फ्लो करेगा, तो करंट को दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट, ये कन्वेंशन है। फाइनली ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, ये फिर बन जाएगा न्यूट्रल। लेकिन अगर ये कंडक्टर नहीं होता और ये चार्ज्ड होता, ये होता कोई इंसुलेटर, तो अर्थिंग करने से वो न्यूट्रल नहीं बनेगा। अर्थिंग करेंगे और अगर ये चार्ज्ड इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट है, इंसुलेटर है या फिर नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है या नॉन कंडक्टिंग है, अर्थिंग करेंगे तो इसके चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज को फर्क पड़ेगा जब कंडक्टर हो या कंडक्टिंग कोई ये ऑब्जेक्ट हो जो चार्ज हो रखा है, तब वो न्यूट्रल बन सकता है, बनेगा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में ये जो चार्ज होता है ऑब्जेक्ट, ये परमानेंटली नहीं होगा, अभी ये क्या होता है, टेम्पोररी होता है। जैसे ही आप इसको हटा देंगे यहाँ से, फिर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से न्यूट्रल हो जाएगा। तो द टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर बाय एन uncharged object is called charging by induction. Charging by induction is suitable for conductors. और चार्जिंग बाय इंडक्शन में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसा कोई टॉपिक इसके लिए नहीं है। तीसरा तरीका जो है चार्ज करने का वो है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट का मतलब है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये तो ऑब्वियस है कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट है तो जो इंसुलेटर है उसके लिए होगा नहीं, ये किसके लिए होगा, कंडक्टर के लिए। अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है,
और इसको किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट कराते हैं, किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट कराते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा, कुछ चार्ज इस पर भी आ जाएगा, क्योंकि जब कांटेक्ट करा दिया आपने तो ये पूरा अपने आप में एक बॉडी बन गया। ये भी कंडक्टिंग बॉडी था, ये भी कंडक्टिंग बॉडी था, कुछ चार्ज इस पर भी आ जाएगा। सिमिलरली ये नेगेटिवली चार्ज होता तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या बन जाता, नेगेटिवली चार्ज बन जाता। तो इस हैपनिंग को बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। लेकिन यहां पर अगर ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली है और ये ऑब्जेक्ट भी ऑलरेडी चार्ज है, तो जब कांटेक्ट कराते हैं तो फिर यहाँ पर बहुत ही ध्यान से अलजेब्रिक सम का इफेक्ट लेना पड़ता है, तो वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। तब चार्ज का क्या होगा, कांटेक्ट होने पर चार्ज का ट्रांसफ़र का क्या तरीका है, वो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमने देखा, अगर एक चार्ज कंडक्टर को किसी दूसरे चार्ज कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो वो जो अनचार्ज कंडक्टर है वो भी चार्ज्ड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कांटेक्ट या फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन। और जैसा बताया कि अगर इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, तो जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो सारा चार्ज जो है टोटल करना पड़ेगा और फिर टोटल हो जाएगा। जिस इंस्टेंट में हमने इसको कांटेक्ट कराया, चार्ज को आपको टोटल करना है और फिर जब आप सेपरेट करेंगे तब इस पर जो चार्ज होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका शेप साइज आइडेंटिकल है या नहीं है। तो आइडेंटिकल के लिए अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल में चार्ज किससे किस में जाएगा, कितना जाएगा, शेप साइज और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आगे चैप्टर में आगे पढ़ना है। चार्ज फ्लो करेगा, किससे किस में करेगा, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में हमने सिर्फ इतना देखना है कि एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में दूसरा चार्ज बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को लाएंगे या चार्ज बॉडी भी होगा तो भी उनके बीच चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और उसके लिए आगे के टॉपिक में पोटेंशियल सेगमेंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक डिस्कस होगा। चार्जिंग बाय कांटेक्ट, जैसे दो कंडक्टर है और उसको हम एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो हो सकता है उनके बीच चार्ज का मूवमेंट हो। पहले उनका चार्ज Q1 है और अब चार्ज क्या हो गया, ये पहले एक पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। दोनों का यहाँ कंसेप्ट पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है। तो ये भी एक तरह से चार्जिंग बाय कंडक्शन ही है, जो कि आगे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ना है। अब चार्जिंग बाय कांटेक्ट में थोड़ा सा ये देख लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं अगर आइडेंटिकल है ऑब्जेक्ट्स, तब हम चार्ज किससे किस तरह से कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट होने पर किस तरह से चार्ज शिफ्ट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। चार्जिंग बाय कांटेक्ट का ही ये टॉपिक है। तो मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर है A और ये एक स्फीयर है B, ये एक स्फीयर है C, और यहाँ पर जितना हमने पढ़ा है उससे ही हम चार्ज का ट्रांसफ़र को निकाल सकते हैं अगर हम कांटेक्ट कराते हैं। तो अगर ये तीनों आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल स्फीयर्स, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, मान लेते हैं A, B एंड C, A, B, C, तब हम यहाँ पे अभी कर सकते हैं। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर आगे के चैप्टर में
में इसके बारे में पढ़ना है कि किस पर फाइनल क्या चार्ज शिफ्ट करेगा। तो अभी मान लेते हैं इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इस पे चार्ज है Q3। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि इस टॉपिक को बहुत सारे बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं। चार्ज ट्रांसफर्ड का कॉन्सेप्ट होगा आगे कूलम्ब्स लॉ वगैरह में, या फिर चार्ज कराएंगे तो चार्ज इज ए स्केलर, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम लोग देखेंगे कि टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और अलजेब्रिक सम की भी बात होगी चार्ज का। तो चार्ज का माइनस के कारण मिस्टेक होने का लफड़ा रहता है, तो वो तो आगे करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये ABC 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, और इस पर चार्ज है, एक पर Q1 दूसरे पे Q2, और हो सकता है कि ये जो C है इस पे कोई चार्ज नहीं हो। तो अब अगर हम A और B को कांटेक्ट में लाते हैं और फिर इनको सेपरेट कर देते हैं, तब A और B पे चार्ज क्या होगा? आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। तो जब A और B को कांटेक्ट में लाया था हमने, तो ये एक सिंगल सिस्टम, सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगा, और इस पूरे पे चार्ज हो जाएगा कितना? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो आइडेंटिकल स्फीयर में बेसिक फंडा है, जब टच कराइए चार्ज ऐड कर दीजिए। सॉरी, ये 2 क्यों कर दिया? सॉरी, हाँ, अब ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 जब टच कराएंगे तो। और टच करा करके जब हम A की बात करेंगे और B की बात करेंगे तो इन पर चार्ज आधा आधा हो जाएगा, यानी कि अब A पर चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। B पर भी चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये है इसका बेसिक फंडा कि आइडेंटिकल हैं तो टच कराएंगे तो चार्ज उन पर सिंपली ऐड हो जाएगा। अगर ये Q2 निगेटिव होता तो यहाँ पर निगेटिव का भी ध्यान रखना पड़ता। तो Q1 प्लस Q2 हो गया, और अब सेपरेट करने पर A पर चार्ज है Q1 प्लस Q2 बाई 2, B पर चार्ज है Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब इस वाले B को या A को ये C के साथ टच कराते हैं, तो इस वाले B को, यानी कि B है, और इस पर चार्ज है Q1 प्लस Q2 बाई 2, और उसको आप C के साथ टच कराएंगे तो Q1 पे इस पर चार्ज कितना है? Q3। तो पहले सारा चार्ज को सिंपली ऐड कर दीजिए, इस चार्ज को और इस चार्ज को सिंपली ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस Q3। तो टोटल चार्ज जो है वो इस सिस्टम पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया इस सिस्टम पे चार्ज। अब अगर B और C को टच करा करके सेपरेट कर रहे हैं तो अब B पे चार्ज कितना होगा? B पे चार्ज होगा टोटल का आधा, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3 डिवाइडेड बाई 4। C पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3 डिवाइडेड बाई 4। तो बेसिक फंडा यही है। आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं या आइडेंटिकल बॉडीज हैं, जब वो कांटेक्ट में आएंगे तो उनका चार्ज अलजेब्रिकली ऐड होगा। ये भी ध्यान देना है, चार्ज इज ए स्केलर, प्लस माइनस का लफड़ा है। अगर माइनस वगैरह रहेगा तो उसको भी प्लस माइनस का पूरा अलजेब्रिक हिसाब किताब देखना पड़ेगा। यहाँ तो हमने साइन ऐसे ही ले रखा है सबका प्लस, तो चार्ज सिंपली ऐड हो जाएगा, और जब वो सेपरेट होंगे तो दोनों पे टोटल चार्ज जो ऐड हो गया था अलजेब्रिकली उसका आधा आधा बचेगा। सिमिलरली अगर अब आप C को, इस वाले C को जो आपने सेपरेट कर दिया है, इसको फिर A के साथ टच कराएंगे
तो क्या करना है, टोटल चार्ज को ऐड कीजिए और फिर जब उसको सेपरेट कराएंगे ए और सी को, तो जो टोटल चार्ज हुआ था वो आधा आधा हो जाएगा दोनों पर। इसको ध्यान से समझने का ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा सिचुएशन इसी से रिलेटेड देख लेते हैं कि ए पर भी चार्ज क्यू है, बी पर भी चार्ज क्यू है और सी पे कोई चार्ज नहीं है एंड ए बी एंड सी आर आइडेंटिकल। तो अगर ए और सी को टच कराते हैं, ए और सी को टच कराते हैं आप, इस पे चार्ज था 0, इस पे चार्ज था Q, इस पे चार्ज था 0, टच कराएंगे तो टोटल चार्ज तो Q ही रहेगा, टोटल चार्ज Q प्लस 0 ही होगा ना, मतलब Q ही होगा। तो जब टच करा करके सेपरेट करेंगे A और C को, तो आइडेंटिकल होने के कारण अब A पे आधा चार्ज चला जाएगा Q का आधा, और C को आपने सेपरेट कर दिया तो C पर भी चार्ज हो जाएगा Q/2। अब इस C को, जिसको कि आपने पहले A के साथ टच कराया था, अब इस C को अगर आप इस वाले B के साथ टच कराते हैं, B के साथ C को B के साथ टच कराते हैं, B पर चार्ज क्या है Q, तो बस टोटल चार्ज को पहले ऐड कर लीजिए जो कि इस सिस्टम का चार्ज हो जाएगा, C और B सिस्टम का, तो Q/2 प्लस Q प्लस 2Q/2, यानी कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज हो जाएगा 3Q/2। और जब आप C को और B को इस सिचुएशन के बाद कांटेक्ट में रखने के बाद अलग करेंगे तो C पे चार्ज होगा वो इसका आधा और B पर भी जो चार्ज होगा वो इसका आधा, यानी कि 3Q/2 का हाफ करेंगे तो 3Q/4, और इस पर भी चार्ज कितना, 3Q/4। तो बेसिक फंडा है आइडेंटिकल के लिए कि टच कराते हैं तो टोटल चार्ज को अलजेब्रिकली ऐड कीजिए, सेपरेट कराएंगे तो दोनों पर जो अलजेब्रिकली ऐड हो करके चार्ज हुआ था टोटल, उसका आधा आधा दोनों को दे दीजिए। तो दिस इज चार्जिंग बाय कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया ये। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको आप कोरिलेट करेंगे तब जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, तब प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन की बात करेंगे। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, और जिसमें से जाता है वो होता है, वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। तो मान लेते हैं कि A से B में 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तो चार्ज ऑन B इज -10E, चार्ज ऑन A इज 10 इलेक्ट्रॉन इसमें कम गया है तो 10 प्रोटॉन का चार्ज यानी कि +10E। तो A और B से या तो ट्रांसफ़र नहीं होगा तो चार्ज क्रिएट ही नहीं होगा A और B पे, तो चार्ज 0। लेकिन अगर A और B में, A से B में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो QB होगा 1E -1E, और QA हो जाएगा +1E, या 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ 1 होगा और यहाँ भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन का होगा तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, या 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ हो जाएगा 10⁶ और यहाँ भी हो जाएगा 10⁶। E है एज इट इज रहेगा।
क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के साथ इतना चार्ज होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफ़र होगा, ये जो फैक्टर है ये हमेशा इंटीजर होगा ना, क्योंकि या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, दो होगा, 2.5 5.6 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र नहीं होगा ना, या तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। 8.6 इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफ़र नहीं होगा ए से बी में। तो इसका मतलब है जब भी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड बनेगा तो ई के पहले ये जो फैक्टर है ये हमेशा इंटीजर होगा, बिकॉज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है कि कोई भी चार्ज जो चार्ज हम बनाते हैं असल में ए है और ये बी है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो ये नेगेटिवली चार्ज बन गया। नेगेटिवली चार्ज जो होता है तो असल में तो ये एक्सेस चार्ज होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी इसमें भी जो चार्ज हुआ पॉजिटिवली ये भी एक्सेस चार्ज है, बिकॉज इसमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो जनरली कोई ऑब्जेक्ट को जब हम चार्ज करते हैं तो वो एक्चुअली एक्सेस चार्ज होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो न्यूट्रल होता है, तो जो चार्ज क्रिएट करते हैं वो एक्सेस चार्ज होता है। और जब यहाँ ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ तो क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडक्शन के लिए वैलिड कैसे होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन का इंडक्शन जब हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है। तो फिर क्वांटाइजेशन तो कह रहा है कि अगर जब आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके कोई ऑब्जेक्ट्स को चार्ज बना रहे हैं तो जो चार्ज होगा ये कहता है एनी चार्ज Q, मतलब जो आप चार्ज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस पर चार्ज कितना क्रिएट हुआ है Q, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। एनी चार्ज Q कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज E। वही बात है, A है और ये B है, या तो एक Q जो बनेगा वो होगा 1E या 2E या 3E, और A और B की बात करेंगे तो प्लस माइनस होगा, B की बात करेंगे तो Q निगेटिव और A की बात करेंगे तो Q पॉजिटिव। बस यहाँ पर माइनस और प्लस लेना है, लेकिन माइनस प्लस के बाद और E से पहले जो ये फैक्टर है N, ये क्या होगा, इंटीजर होगा, बिकॉज N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। तो अगर A से B में 10 इलेक्ट्रॉन गया था तो QA हो गया था +10E और QB हो गया था -10E। अब अगर A से B में N इलेक्ट्रॉन जाएगा तो QA हो जाएगा +NE और QB हो जाएगा -NE। तो N बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो वही कह रहा है कि जो इंटीग्रल मल्टीपल ये जो है ये इंटीजर है ना, और जो चार्ज Q क्रिएट कर रहे हैं आप वो E का कैसा मल्टीपल है, E का कैसा मल्टीपल है, इंटीजर है ना, 1 2 3। चार्ज पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, और चार्ज नेगेटिव तो नेगेटिव इंटीजर। ये जो है ये फ्रैक्शन में होगा नहीं, बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होगा नहीं। तो इससे आ गया आपका Q = NE। पॉजिटिव चार्ज है तो Q = +NE, नेगेटिव चार्ज है तो Q = -NE। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो अगर आपको N निकालना है तो Q/E कर देंगे, और अगर Q नेगेटिव है तो मॉड ले लीजिए। ये हो गया फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अगर Q पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर Q नेगेटिव है तो मॉड लेना होगा।
बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निगेटिव होने का तो कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस का यहाँ चार्ज का प्लस माइनस का क्या मतलब है? प्लस माइनस का सिंपली ये मतलब है कि एक चार्ज वो अट्रैक्शन रिपल्सन उनके बीच फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ए है, उस पर चार्ज है +4 कूलम्ब, और बी ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज है -4 कूलम्ब। दोनों पे सेम चार्ज है, ऐसा नहीं है कि ए पे चार्ज ज़्यादा है बी पे चार्ज, बस चार्ज का नेचर अलग अलग है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q = NE होगा। क्वेश्चन में मोस्टली चार्ज पूछेगा, चार्ज दिया रहेगा तो N पूछेगा, N दिया रहेगा तो चार्ज पूछेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड में चार्ज अगर पॉजिटिव है तो सिंपली उसको E से डिवाइड कर दीजिए। E इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा अमाउंट है चार्ज का। तो अब दूसरा चीज जो इससे मिलता है कि फॉर एनी चार्ज टू एग्जिस्ट, मतलब चार्ज कर रहे हैं ए है और ये बी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ए और बी में या बी से ए में, तो जो चार्ज Q बनेगा वो Ne होना चाहिए, और N जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। N क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो फॉर एनी चार्ज Q टू एग्जिस्ट, N जो कि इक्वल होगा Q डिवाइडेड बाई E के, ये जो है ये नॉट इक्वल टू ए फ्रैक्शन। तो अगर कोई चार्ज अमाउंट दे देगा और कहेगा कि क्या दिस मच चार्ज अमाउंट एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी, मतलब हुआ कि किसी बॉडी को हम इतना अमाउंट से चार्ज कर सकते हैं, तो यही फॉर्मूला से मिलेगा। आप N निकाल लीजिए, चार्ज दिया रहेगा, चार्ज को E से डिवाइड कीजिए, E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। E चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे एग्जिस्ट करता है, तो गिवन चार्ज जो दिया रहेगा उसको E से डिवाइड कीजिए, जो N मिलेगा। अगर वो फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब है वो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 10 होगा, या 20 होगा, या 2 लाख होगा, या 2 बिलियन होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एनी चार्ज टू एग्जिस्ट N का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और N कैलकुलेट कैसे करेंगे? Q/E करके। गिवन चार्ज को E से डिवाइड कीजिए, अगर ये फ्रैक्शन आ रहा है तो N जो है Q/E कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू। कोई चार्ज अमाउंट Q दे रखा है, उसको E से डिवाइड कीजिए, अगर इंटीजर आ रहा है इसका मतलब है ये चार्ज अमाउंट एग्जिस्ट कर सकता है किसी बॉडी पे, मतलब इतने चार्ज से हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है आपका? Q = Ne। अब जैसे मान लेते हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो अगर कहेगा कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन पर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज होगा, तो यही है बेसिक इसका। लेकिन क्वांटाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उनको बहुत ध्यान से करना भी पड़ता है। अभी तो ये सिंपल सा है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा जिस पर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा,
मास में, और उस पर एग्जिस्ट करने वाला चार्ज अमाउंट भी बहुत छोटा। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन को हम कंबाइन लेकर के देखेंगे तो तब उन पर चार्ज ऐड हो करके 1 कूलम बनेगा। तो बेसिकली आपका क्यू गिवन है, क्यू गिवन है कितना 1 कूलम। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें लगाइए एन क्या हो जाएगा क्यू कितना है 1 कूलम। ई क्या होता है, ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई है इलेक्ट्रॉन पर एग्जिस्ट करने वाला चार्ज। कितना होता है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कितना हो जाएगा, कूलम कूलम कट कैंसिल, ये हो जाएगा ऊपर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+19 डिवाइडेड बाई 1.6। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻18। एक एडजस्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अराउंड 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 होता है आई थिंक। तो ये है, सिंपल है। इस तरह से या तो एन दे रखा होगा मोस्ट क्वेश्चन में तो क्यू चाहिए, क्यू दे रखा होगा तो एन चाहिए। ई का वैल्यू सबको पता होता है, ई का वैल्यू है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है कि द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। क्योंकि चार्ज ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज का मतलब एडजस्टमेंट है, ट्रांसफ़र वगैरह या एक तरह से एडजस्ट करके आप चार्ज क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ देखा था ए एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, बी भी एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, रबिंग किया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। तो क्यू ए हो गया +10 और क्यू बी हो गया -10। बिफोर रबिंग ए वाज न्यूट्रल, बी वाज न्यूट्रल। बिफोर रबिंग क्यू ए प्लस क्यू बी 0, क्यू ए भी 0, क्यू ए भी 0 का मतलब ये नहीं है कि ए के अंदर चार्ज नहीं था, नेट चार्ज की बात हो रही है। तो ए में न्यूट्रल था यानी कि चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं था, बी भी न्यूट्रल था। तो बिफोर रबिंग टोटल चार्ज 0। आफ्टर रबिंग क्यू ए इतना, क्यू बी इतना, तो क्यू ए प्लस क्यू बी अभी भी है +10 -10 प्लस -10 +10 प्लस -10 क्या है, अभी भी 0 है। तो यहाँ पर जस्ट ए से बी में इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफ़र हुआ है जिसके कारण ए और बी चार्ज ऑब्जेक्ट्स बने हैं। चार्ज कहीं से आया नहीं है अगर ए और बी की बात करें। तो अगर हम ए और बी को एज ए आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, तो हमने क्या देखा, बिफोर रबिंग टोटल चार्ज 0, आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज 0। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर ध्यान देना है आइसोलेटेड सिस्टम का। अब जैसे एक ऑब्जेक्ट है और ये पॉजिटिवली चार्ज है और हमने इसको अर्थ कर दिया, इलेक्ट्रॉन आएंगे अर्थ से और इसको क्या बना देंगे, न्यूट्रल। तो पहले ये बॉडी चार्ज था, अब ये बॉडी चार्ज नहीं है। अगर हम सिर्फ इस बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए आपको सिस्टम लेना पड़ेगा और यहाँ पे ये जो ये चार्ज है इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया और इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल बना दिया। तो आपको इस बॉडी को और पूरे अर्थ को
एक सिस्टम में लेना होगा, तब कहेंगे कि द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है और ए और बी चार्ज बने हैं। बिफोर रबिंग टोटल चार्ज 0, आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज 0। तो आपको सिस्टम सिर्फ ए को नहीं ले सकते, आपको सिस्टम बी को भी लेना पड़ेगा, तब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। मतलब जिसमें से चार्ज इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो दोनों सिस्टम का पार्ट होगा, देन द नेट चार्ज ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसको ऐसे समझिए कि दी अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। अब ये जो अलजेब्रिक सम है इसको इजीली मत लेना है, प्लस माइनस का लफड़ा होगा और उसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। इस टॉपिक के बाद आगे हम लोगों को देखना है फोर्स, लाइक चार्जेज रिपेल, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। इसका मतलब है चार्जेज एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो वहाँ पर चार्ज दे देगा और वो फोर्स लगे का फॉर्मूला मिलेगा कूलम लॉ से। तो अलजेब्रिक सम जो है ये इतना इजी और इसको बच्चे इग्नोर करते हैं। यहाँ पर अलजेब्रिक सम में प्रॉब्लम होगा जब चार्ज प्लस और माइनस होगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि ए एक ऑब्जेक्ट है और इस पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और बी एक ऑब्जेक्ट है और इस पे चार्ज है माइनस क्यू। अब यहाँ पे कह रहा है कि 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी। तो अब ए और बी पर फाइनल चार्ज क्या होगा? 25% ऑफ चार्ज ए का जो है वो, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ए से बी में ए का 25% चार्ज बी को ट्रांसफ़र किया गया है। तो अब व्हाट इज चार्ज ऑन ए एंड व्हाट इज चार्ज ऑन बी आफ्टर ट्रांसफर? तो ए पे चार्ज क्यू है, क्यू का 25% यानी कि क्यू इंटू 25/100 यानी कि क्या हो जाएगा Q/4 प्लस Q/4। प्लस माइनस का हिसाब ध्यान से। तो Q/4 चार्ज किसको दे दिया गया है? प्लस Q/4, 25% मतलब Q/4 बी को दे दिया गया है। पहले चार्ज क्या था? Q था। तो अब ए पे जो चार्ज होगा, ए पे जो चार्ज होगा, पहले Q था उसमें से माइनस हो गया कितना? Q/4। किस में चला गया? B में। तो अब ए पे जो चार्ज होगा QA वो होगा Q माइनस Q/4 यानी कि 4Q माइनस Q/4 यानी कि प्लस 3Q/4। ध्यान देना है, प्लस। और बी पे चार्ज क्या था? माइनस क्यू। अलजेब्रिक सम को ध्यान से करना होगा, माइनस क्यू। अब उसमें चार्ज आ रहा है कितना? Q/4। कैसा? प्लस, क्योंकि ये पर चार्ज प्लस था उसका 25%। तो अब क्यू बी की बात करते हैं। तो पहले क्यू बी पे कितना था? माइनस क्यू। और अब उसमें कितना ऐड हो रहा है? प्लस हो रहा है Q/4। तो कितना हो जाएगा? -4Q प्लस Q/4 -3Q/4। ये हो गया
तो ए पे चार्ज कितना हो गया +3q/4 और बी पे चार्ज हो गया -3q/4। इसलिए अलजेब्रिक सम में प्लस माइनस का बड़ा हिसाब से करना पड़ता है। तो अब आप लगाइए कि द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। पहले ए और बी जो आइसोलेटेड सिस्टम था उस पर टोटल चार्ज कितना था, Q + Q - Q 0। जब ए से का 25% बी में ट्रांसफ़र हो गया, जब ए का 25% बी में ट्रांसफ़र हो गया तो बी पे चार्ज कितना हो गया -3/Q और ए पे चार्ज हो गया +3/Q। अभी भी नेट चार्ज क्या है 0। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑब्जेक्ट है ये ए और ये ऑब्जेक्ट है बी मान लेते हैं। इस पे चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है 0.44 माइक्रोकूलम। अब कह रहा है कि ए से बी में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करें, ए से बी में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया जाए सो दैट कि QA जो है वो इक्वल हो जाए किस से QB से। तो ध्यान से समझना होता है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला उस पर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट एनी अमाउंट से आता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर चार्ज क्रिएट होता है -NE। जब हमने पढ़ा था यहाँ ए और बी मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ था तो इस पर ये हो गया था नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज और QA को क्या लिखा था +10E और QB में जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो क्या हो गया था -10E। तो अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है ए से बी में तो n इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के वजह से QA हो जाएगा +NE जो क्रिएट होगा। पहले से जो है वो चार्ज वो तो है ही, लेकिन ड्यू टू जो ट्रांसफ़र जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज का इफेक्ट उस पर आएगा NE का +NE का और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट आएगा -NE। शुरू में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अनचार्ज भी हो सकते हैं और चार्ज भी हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था इनिशियली ए और बी अनचार्ज था, लेकिन यहाँ पर ए ऑलरेडी चार्ज है और बी भी ऑलरेडी चार्ज है। ए पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, बी पे चार्ज है 0.44 माइक्रोकूलम। अब कह रहा है कि ए से कितना इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफ़र करेंगे आप सो दैट कि चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू चार्ज ऑन बी। तो ए में से इलेक्ट्रॉन निकला है, ए पे चार्ज कितना था -3 और NE इस पर ये +NE का इफेक्ट आएगा क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है n इलेक्ट्रॉन और इसमें n इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे जो इफेक्ट क्रिएट होगा वो होगा -NE का। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तब चार्ज हो जाएगा माइनस अलजेब्रिक सम -3 + NE इज इक्वल टू -0.44 -NE। NE + NE इज इक्वल टू 3 - 0.44 माइक्रोकूलम में है ये। 2NE इज इक्वल टू 2.56 माइक्रोकूलम। N इज इक्वल टू 2.56 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई 2 इंटू E इज इक्वल टू 2.56 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये कैंसिल हो करके इसका वैल्यू आ जाएगा
8 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट हो या अलजेब्रिक सम चार्ज का करना हो, प्लस माइनस को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला उस पर प्लस एनी का इफेक्ट आ गया। हो सकता है ऑब्जेक्ट इनिशियली अनचार्ज हो या चार्ज हो, तब भी उनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर इनिशियली चार्ज था, ए भी और बी भी। बी में इलेक्ट्रॉन गया एन इलेक्ट्रॉन, तो उस पर चार्ज आया माइनस एनी, और माइनस को अलजेब्रिकली हमने लिया, हमने किया असल में प्लस फिर माइनस, तो क्या बन गया फाइनल माइनस बन गया। तो इस तरह से है प्लस माइनस का इफेक्ट है। मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को ये प्लस माइनस के चक्कर में देखा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। और कूलम्ब्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं आता है। अब इसमें अगला जो सेगमेंट है हम लोग का वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को डिटेल में करेंगे, 2, 3, 4 वीडियो भी बन सकता है कूलम्ब्स लॉ पे, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एज वेल एज स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।